ऑफ ड्रग्स और ऑटोनॉमिक सिस्टम जनरल कंसिडरेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑटोनॉमिक से नर्वस सिस्टम के मैकेनिज़्म को समझेंगे। अगर हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मैकेनिज़्म को समझ लेंगे तो उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जितने भी ड्रग्स है उस मैकेनिज़्म पर कैसे काम करते हैं वो सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉन्शसनेस, यानी कहने का मतलब कि वैसा फंक्शन करता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, हमारे कॉन्शसनेस में नहीं होता है। जैसे मसल का एक्टिविटी क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, जिसको हम लोग अपने डिजायर से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बना हुआ है जो कि इन्वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। और क्या क्या करता है, कंट्रोल विसरल फंक्शन, यानी विसरल फंक्शन करने का मतलब कि जितना भी विसरल ऑर्गन है उसके एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन अब हम लोग इसमें एएनएस में सबसे पहले समझेंगे कि सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसको सबसे पहले समझ जाएंगे। इसका डिफरेंस समझ जाएंगे तो हम लोग को एएनएस को समझने में और आसानी होगा। उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का साइम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन क्या है, इसको समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन साइम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ एएनएस। और उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म ऑफ न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, जो एएनएस में न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है उसको समझेंगे। और इसी मैकेनिज्म पर जितना ड्रग्स होता है काम करता है, और कैसे काम करता है इसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। अब देखिए ड्रग्स है, अब ड्रग्स में देखिए सबसे पहले हम लोग को कोलिनर्जिक सिस्टम ऑफ ड्रग्स पढ़ना है। अब जो कोलिनर्जिक ड्रग्स है ये भी न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पर काम करता है, ठीक है। उसके बाद एंटी कोलिनर्जिक ड्रग या ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, ये भी इसी मैकेनिज्म पर काम करता है। उसी तरह से एडिनर्जिक सिस्टम एंड ड्रग्स और एंटी एडिनिक ड्रग, सबका ड्रग्स का काम जो है हमारे एएनएस के न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म पर है। तो हम लोग एक बाय एक इसका डिफरेंस, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंस समझ जाएंगे। उसके बाद साइम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन समझ जाएंगे। उसके बाद न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन पर समझ जाएंगे। तो उसके बाद एएनएस का जितना भी ड्रग्स है उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए तो डिफरेंस बिटवीन सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है इसको देखना है। तो सबसे पहले देखिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस ऑर्गन को सप्लाई करता है, और इसका डिजिटल साइनेप सोमेटिक में क्या है, ऑटोनॉमिक में क्या है, इसको देखना है। इसका नर्व फाइबर सोमेटिक में क्या है, ऑटोनॉमिक में क्या है, उसको देखना है। उसके बाद जो पेरिफेरल प्लेक्सस फॉर्मेशन होता है वो सोमेटिक में होता है कि नहीं होता, ऑटोनॉमिक में होता है कि नहीं होता, इसको देखना है। इसी तरह से सबको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ऑल अदर ऑर्गन्स, जितना भी विसरस ऑर्गन है उसको कौन सप्लाई करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका जो डिजिटल मोस्ट साइनेप्स है वो किससे है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के विद इन ही ये साइनेप्स है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड गैंग्लिया में प्रेजेंट है। इसको हम लोग आगे डायग्राम के थ्रू से समझ लेंगे। उसके बाद नर्व फाइबर, इसका सोमेटिक का जितना भी नर्व फाइबर होता है माइलिनेटेड होता है, और यहाँ पर माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन जो होता है साल्टेटरी टाइप ऑफ नर्व कंडक्शन होता है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होता है ये माइलिनेटेड होता है, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है ये क्या होता है, नॉन माइलिनेटेड होता है। अब जो पेरिफेरल प्लेक्सस होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम में वो क्या होता है, अब्सेंट रहता है, लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल प्लेक्सस फॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है। अब इसका जो इफिडेंट ट्रांसमीटर क्या क्या है, तो सोमेटिक में इफिडेंट
ट्रांसमीटर वन एंड ओनली एसिटाइल कोलिन है, और ऑटोनोमिक में इफरेंट ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के साथ साथ नॉर एड्रेनलिन है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ नर्व सेक्शन ऑन ऑर्गन सप्लाई। अब इसका जो नर्व सेक्शन के पे क्या इफेक्ट करता है, जिस ऑर्गन पर सप्लाई करता है, तो अगर किसी तरह का नर्व सेक्शन में कोई भी रुकावट होगा तो सोमेटिक में क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, मस्कुलर एट्रोफी हो सकता है। लेकिन ऑटोनोमिक में कुछ भी नहीं, एक्टिविटी मेंटेन होता है और कोई खास एट्रोफी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को डिफरेंस समझ लिए। अब इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन साइम्पैथेटिक एंड पारासाइम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए साइम्पैथेटिक पारासाइम्पैथेटिक डिवीजन जो होता है वो न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म में काम करता है। इससे कौन सा विसरल ऑर्गन एक्टिवेट होगा, कौन सा विसरल ऑर्गन सप्रेस होगा, ये सब इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए साइम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ओरिजिन जो हुआ है डोर्सो लंबर सेक्शन से हुआ है, जो कि T1 टू L2 और L3 में है। और पारासाइम्पैथेटिक का क्या है, क्रेनियो सैक्रल है, क्रेनियल नर्व 3rd 7th 9th 10th और सैक्रल S2 और S4 से इसका ओरिजिन है। अब जो सोमेटिक में साइम्पैथेटिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में वाइड है, और पारासाइम्पैथेटिक कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है, सिर्फ हेड, नेक और ट्रंक को। और साइम्पैथेटिक में इसका गैंग्लिया क्या होता है, ये ऑर्गन से अवेयर आता है। लेकिन पारासाइम्पैथेटिक में इसका गैंग्लिया क्या होता है, ऑर्गन के क्लोजली टच रहता है या ऑर्गन के पास रहता है। अब देखिए इसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होता है सिम्पैथेटिक का, ये लॉन्ग होता है, और पारासिम्पैथेटिक का पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होता है, शॉर्ट होता है। इसको हम लोग डायग्राम में अच्छे से समझ लेंगे। और इसका ट्रांसमीटर न्यूरो इफेक्टर क्या क्या हो सकता है, तो इसमें ज़्यादातर नोर एड्रेनलिन का ट्रांसमीटर रहता है सिम्पैथेटिक में, और माइनर एसिटाइल कोलिन रहता है। लेकिन सिम्पैथेटिक में सिर्फ एसिटाइल कोलिन ही ट्रांसमिटेड करता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांसमीटर क्या होता है, तो देखिए जो नोर एड्रेनलिन होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये वाइड एक्शन के कारण वाइड रिएक्शन के बाद डिफ्यूज होता है। लेकिन एसिटाइल कोलिन तुरंत काम करता है और तुरंत ही रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, तो सिम्पैथेटिक जनरली इमरजेंसी और स्ट्रेस के समय में एक्टिवेट होता है, लेकिन पारासिम्पैथेटिक आपको एसिमिलेशन ऑफ फूड या एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस में ये एक्टिवेट होता है। यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जनरल, एक मिनट, यहाँ हम लोग देखेंगे जनरल आउटले ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जनरल हम लोग डायग्राम देखेंगे। द ट्रांसमीटर रिलीज्ड एंड द प्राइमरी पोस्ट जंक्शन रिसेप्टर सब टाइप इज शोन एट ईच साइनेप्स। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, एक तो किस तरह का ट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, और प्राइमरी पोस्ट जंक्शन रिसेप्टर क्या क्या है, जो कि इस साइनेप्स के पास ये जो जितना साइनेप्स बन रहा है ये सब डायग्राम में बताया गया। अब यहीं से समझना है, अगर इस डायग्राम को समझ लिए तो न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को भी अच्छे से समझ जाएंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का डिवीजन, सिम्पैथेटिक पारासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, सारा चीज़ यहीं से समझ में आ जाएगा। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट रिसेप्टर को देखना है। एक रिसेप्टर होता है निकोटिनिक, जिसको हम लोग एन से डिनोट किए हैं। एक होता है मस्करेनिक रिसेप्टर, और इसको हम लोग इस रिसेप्टर को बहुत अच्छा से कोलिनर्जिक सिस्टम ऑफ ड्रग्स में पढ़ेंगे। वहाँ पर निकोटीन, मस्करीन और कोलिनर्जिक रिसेप्टर का बहुत सारा काम होता है कोलिनर्जिक सिस्टम ऑफ ड्रग्स में समझने में, और ये आपको क्लियर होगा जब न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को हम लोग क्लियर कर देंगे उसके बाद। तो अभी हम लोग को देखना है कि ये देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर, एम से मस्करेनिक,
अल्फा से अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, बीटा से बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो ये जनरल आउटले है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। अब यहाँ से समझिए, ये जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक। ये है पार्ट है पेरीफेरी का, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरीफेरी को कनेक्ट करता है। अब इसमें हम लोग दो डिवीजन किए, एक सोमैटिक किए हैं, एक ऑटोनोमिक किए है, ठीक है। अब देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम लोग का ये जो न्यूरॉन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट विदिन, अभी पीछे बताए थे विदिन पेरीफेरी में ही इसका ये रहता है। हम लोग को बताए थे आपको, एक मिनट, जो इसका डिजिटल मोस्ट साइनेप्स क्या होता है विदिन सीएनएस में रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कहाँ होता है आउटसाइड सीएनएस होता है। ये देखिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजिटल मोस्ट साइनेप्स आपको कहाँ है विदिन सीएनएस में ही है, लेकिन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कहाँ है देखिए सब आउटसाइड सीएनएस इन गैंग्लिया में है। ये है, तो पहला डिफरेंस समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग को देखना है, तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल में यहाँ पर जो नर्व एंडिंग में रिसेप्टर है क्या है एसिटाइल कोलिन का है और निकोटिनिन का है। तो जैसी एसिटाइल कोलिन निकोटीन के साथ बाइंड करता है तो स्केटल मसल में क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। उसके बाद ऑटोनोमिक में देख लीजिए, ये हो गया ऑटोनोमिक में आपका, एक मिनट, पारासिम्पैथेटिक डिवीजन है और सिम्पैथेटिक डिवीजन है, ठीक। अब देखिए पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, देखिए सिम्पैथेटिक में क्या होता है लॉन्ग होता है, पारासिम्पैथेटिक में क्या होता है शॉर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, तो ये समझ गए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे पारासिम्पैथेटिक फाइबर है, ठीक, ये सब रिसेप्टर क्या है सबका एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन है, यानी सिम्पैथेटिक में भी एसिटाइल कोलिन है और पारासिम्पैथेटिक में भी एसिटाइल कोलिन है नर्व एंडिंग पर। अब जो आउटसाइड जो गैंग्लिया में साइनेप्स है वे कैसे इसके साथ कनेक्शन बनाएगा, तो ये दोनों के बीच में जो जंक्शन क्रिएट होता है इसी को हम लोग साइनेप्स बोलते हैं, ठीक। इसमें प्री और पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट बनता है। तो ये सब क्या हो गया आपका साइनेप्स हो गया, ठीक है। अब देखिए ये साइनेप्स क्या, ये निकोटिनिक रिसेप्टर है, इसके नर्व एंडिंग में क्या है एसिटाइल कोलिन है और मस्करीन है। तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन और मस्करीनिक बाइट करेगा तो क्या होगा हार्ट रेट और ब्लड वेसल पर अफेक्ट करेगा। उसी तरह सिम्पैथेटिक में यही निकोटिनिक नॉर एड्रेनलिन अल्फा एड्रेनर्जिक और बीटा एड्रेनर्जिक के साथ जैसे ही अटैच होगा तो उसके बाद स्मूथ मसल में इफेक्ट दिखेगा। उसी तरह देख लीजिए यहाँ पर जैसी निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन और मस्कुलर रिसेप्टर के साथ जैसी ट्रांसमिशन करेगा तब क्या होगा यहाँ पर ग्लैंड्स और आई का फंक्शन होगा। और अदर टिश्यू के लिए ब्लड स्ट्रीम में एडर्नल मेडुला क्या करेगा, ये इमरजेंसी समय है, जैसी गुस्सा आता है या किसी से डर के तेज भागते हैं तब उस समय क्या होता है एडर्नल मेडुला ब्लड स्ट्रीम में एड्रेनलिन को रिलीज करता है। जैसे ही एड्रेनलिन को रिलीज करता है ये बाइंड कर देता है सिम्पैथेटिक से, ट्रांसमिशन हो जाता है और इसके बाद सीधे विगरस एक्टिविटी आपको दिखता है अदर टिश्यू में। तो ये आपका हो गया जनरल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमीटर को। तो अब हम लोग समझेंगे न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमीटर को अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमीटर में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए।
इस डायग्राम को और इसको समझने का कोशिश कीजिए और एक बार अच्छे से आप देख लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको, कुछ समझ में आया? चलिए ठीक है, मैं इसको अच्छे से बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन में जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है इसको समझेंगे। सबसे पहले इम्पल्स का कंडक्शन होता है, ठीक। जैसे ही इम्पल्स कंडक्शन होगा, ये कैसे होगा? कोई भी स्टिमुलस जैसे ही काम करेगा तब वहाँ पर इम्पल्स का कंडक्शन होगा। कंडक्शन तभी होगा जबकि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा, यानी यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो सकता है, हाइपर पोलराइजेशन हो सकता है, रिपोलराइजेशन हो सकता है। ये सब कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। उसके बाद जैसे इम्पल्स का कंडक्शन होगा तो वहाँ से जितना भी ट्रांसमीटर होगा वो रिलीज करेगा, और जैसे ही ट्रांसमीटर रिलीज करेगा, अब देखिए इसमें दो है, एक होता है स्विच ऑन मैकेनिज्म, एक होता है स्विच ऑफ मैकेनिज्म। जो स्विच ऑफ मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। और स्विच ऑफ मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिटरी मैकेनिज्म। यानी कोई भी ट्रांसमिशन होता है, या तो ट्रांसमिशन को कंटिन्यू करना है, एक्साइट करना है, या ट्रांसमिशन को रोकना है, ये दोनों के लिए एक मैकेनिज्म बना हुआ है न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमीटर में, जिसको स्विच ऑन मैकेनिज्म और स्विच ऑफ मैकेनिज्म से समझेंगे। तो देखिए, जैसे ही इम्पल्स कंडक्शन होगा तो उसके बाद क्या होगा? ये ट्रांसमिशन रिलीज होगा। देखिए अब यहाँ पर समझिए इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले इम्पल्स कंडक्शन होने के लिए यहाँ पर क्या बनेगा? कंडक्शन ग्रेडियंट बनना जरूरी है। तो कोई भी स्टिमुलस काम हुआ तो सोडियम इंटर करेगा, तो जैसे सोडियम इंटर करेगा तो क्या होता है? जैसे सोडियम अंदर का इंटर करेगा, उसी तरह से पोटेशियम क्या होगा? बाहर आने लगेगा। जिस तरह से पोटेशियम बाहर आने लगेगा तो क्या होगा? अंदर अंदर हो जाएगा एंट्री सोडियम का, और इससे पोटेशियम बाहर आने लगा। तो जैसे पोटेशियम बाहर आने लगेगा तब क्या होगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो यहाँ पर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? आरएमपी कितना होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 70 मिली वोल्ट का होता है, ठीक है। ठीक है, ये होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। जो कि कैसे स्टेब्लिश्ड होता है? पोटेशियम के रहने से। लेकिन जैसी पोटेशियम का परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन के अक्रॉस इंक्रीज करेगा तो एक्सोप्लाज्म में क्या होगा? सोडियम का परमिएबिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा? सोडियम का परमिएबिलिटी जैसे ही अंदर बनेगा एक्सोप्लाज्म में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टिमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी यहाँ से इम्पल्स का कंडक्शन होने लगेगा, ठीक है। समझ गए? तो हम लोग का नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है? 70 मिली वोल्ट, ठीक है। इसको कौन मेंटेन करता है? पोटेशियम मेंटेन करता है। लेकिन जिस तरह से पोटेशियम का परमिबिलिटी हो जाता है, हाईली परमिबिलिटी होने के कारण यहाँ पर एक्सोप्लाज्म से क्या होता है? एक्सोनल पोटेशियम बाहर जाने लगता है। तो जिस तरह से पोटेशियम बाहर जाने लगेगा तब सोडियम एंट्री करने लगे, और जैसे सोडियम का परमिबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा तो उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा। किसके कारण? Na+ के कंडक्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेगा। उसके कारण क्या हो जाता है? डिपोलराइजेशन हो जाता है, और ये ओवरशूट कर जाता है +20 मिली वोल्ट पर। जैसे ही सोडियम का एंट्री करता है तो ये डिपोलराइजेशन हो जाता है, और डिपोलराइजेशन होने के बाद ये ओवरशूट कर जाता है, और उसके बाद ये जो माइनस रहता है ये कहाँ चल जाता है? +20 मिली वोल्ट तक, यहाँ तक। तो ये समझ गया। इसमें क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? जो पोटेशियम होता है ये बाहर जाने लगेगा, ठीक, और सोडियम अंदर आने लगेगा। तो यानी क्या हुआ? सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो गया, यानी Na+K+ पंप जो होता है ये एक्टिवेट हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज होने के कारण। और जैसे सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? रिपोलराइजेशन
अकर करेगा, और रिपोलराइजेशन जैसे ही अकर करेगा तो एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, लोकल सर्किट को जनरेट कर देगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, अंदर माइनस इधर प्लस और इधर माइनस, यानी इनसाइड पोलैरिटी चेंज हुआ, और जैसी पोलैरिटी चेंज होगा तो माइनस प्लस प्लस माइनस, यानी यहाँ पर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बना। तो यहाँ से क्या हुआ, इम्पल्स कंडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये जनरेट कहाँ को चल गया, ये इसको क्या किया, ये एक्साइटेबल हो गया एट द नेक्स्ट नोड ऑफ नर्विन माइलिनेटेड फाइबर के पास। ये क्या होता है, एक्साइट कर देता है। ठीक, अब यहाँ से जैसी एक्साइटेशन होगा तो एक्साइटेशन होने के बाद क्या होगा, एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर रिलीज करेगा। ठीक है, तो जैसी एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर रिलीज करेगा, ये एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर कहाँ पर बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा पोस्ट साइनेप्स पे। देखिए जो ट्रांसमीटर एक्साइटरी और इनहिबिटरी होता है प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग पर, जो कि साइनेप्टिक वेजाइकल में स्टोर होता है। यहाँ पर ये जो वेजाइकल कैसे टूटेगा इसको समझिए। ये जो साइनेटिक वेजाइकल को कैल्शियम प्लस आएगा और इसको ब्रस्ट कर देगा। जैसे कैल्शियम प्लस आया साइनेप्टिक वेजाइल में ब्रस्ट हुआ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से, यहाँ से ये ट्रांसमीटर रिलीज होगा और किससे अटैच कर जाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जाके ये बाइंड कर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, द रिलीज प्रोसेस कैन ऑल्सो बी मॉड्यूलेटेड बाई ट्रांसमिटेड इटसेल्फ थ्रू एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक रिसेप्टर लोकेशन ऑन प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन। तो यहाँ से क्या होगा, अब इसको समझ गया तो यहाँ से देखिए, अब सिंपली समझ जाइएगा। यहाँ से क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ। जैसी पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ, स्टिमुलेशन होने के कारण सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हुआ। जैसी सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होगा, यहाँ से ग्रेडियंट बनेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जैसी बनेगा तो इम्पल्स कंडक्शन होगा। इम्पल्स कंडक्शन जैसी हुआ तब ये एक्साइटेड ट्रांसमीटर को कैल्शियम प्लस ट्रिगर करेगा, बर्स्ट करेगा, यहाँ से रिलीज करेगा और बाइंड कर देगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसी तरह से क्या हुआ, जैसी ट्रांसमीटर एक्शन कर गया पोस्ट जंक्शन मेम्ब्रेन पर तो क्या होगा, यहाँ से पोस्ट जंक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये तो हो गया स्विच ऑन मैकेनिज्म। अब देखिए स्विच ऑफ मैकेनिज्म के बारे में बढ़ेंगे। इनहिबिटरी ट्रांसमिशन, इनहिबिटरी ट्रांसमिशन में भी यही होगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट करेगा। उसके बाद जैसी सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट करेगा तो उसके बाद यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा। जैसी पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा तो इनहिबिटरी ट्रांसमिशन को फिर आके CA++ ट्रिगर करेगा, ब्रस्ट करेगा और यहाँ से इनहिबिटरी ट्रांसमीटर निकलेगा। और जैसी इनहिबिटरी ट्रांसमीटर इससे बाइंड कर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा। ठीक है, और इनहिबिशन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, इनहिबिट कर जाता है। और इसी तरह एक्साइटेशन के लिए क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। उसके बाद कैल्शियम प्लस साइनेप्टिक वेजाइकल को ब्रस्ट करेगा। ब्रस्ट करने के बाद यहाँ से ट्रांसमीटर रिलीज होगा, ट्रांसमीटर इससे बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन एक्शन ऑफ पोस्ट जाइनेटिक मेम्ब्रेन में एक्साइटेशन होगा। तो ये सिंपली न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है, इसको हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ड्रग्स के बारे में। कोलिनर्जिक सिस्टम में ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक गैंग्लिया, एड्रिनर्जिक सिस्टम ऑफ ड्रग और एंटीनर्जिनिक सिस्टम ऑफ ड्रग। और हम लोग न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म को समझ गए तो ये सबको इजीली समझ जाएंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको सिंपली। अब देखिए क्या क्या होता है न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन में। सबसे पहले इम्पल्स का कंडक्शन होता है। इम्पल्स का कंडक्शन कैसे होगा, तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर पोटेंशियल
ग्रेडियंट बनेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट बनने के कारण यहाँ क्या हो गया, इम्पल्स में कंडक्शन हुआ। जैसे इम्पल्स में कंडक्शन हुआ तो एक्साइटेड ट्रांसमीटर जो होता है यहाँ से कैल्शियम प्लस आएगा, इसको ब्रस्ट करेगा, ट्रांसमीटर रिलीज करेगा। तो जैसी ट्रांसमिशन रिलीज होगा तो यहाँ पर एक्साइटेशन हो जाएगा, तो इसको हम लोग स्विच ऑन मैकेनिज्म बोले। अब उसी तरह से इनहिबिटरी ट्रांसमिशन में भी यही होगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होगा, फिर यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, फिर यहाँ पर इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, इम्पल्स का कंडक्शन होगा। जैसे इम्पल्स का कंडक्शन होगा फिर यहाँ से कैल्शियम प्लस इंटर करेगा, इसको ब्रस्ट करेगा और यहाँ से इनहिबिटरी ट्रांसमीटर जाके इससे बाइंड कर जाएगा पोस्ट जंक्शन मेम्ब्रेन से। जिस तरह से पोस्ट जंक्शन मेम्ब्रेन से इनहिबिटरी ब्रेन बाइंड करेगा तब उसके बाद क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन अकर होगा और उसके बाद ये इनिवेशन हो जाएगा। तो ये हो गया स्विच ऑन मैकेनिज्म, ये हो गया स्विच ऑन ऑफ मैकेनिज्म। अब क्या क्या स्टेप्स हो गया इंपॉर्टेंट स्टेप, तो सबसे पहले हम लोग इम्पल्स कंडक्शन के बारे में बताएंगे। यहाँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के कितना था, -70 मिलीवोल्ट। उसके बाद डिपोलराइजेशन कितना हुआ, उसके बाद ओवरशूट करके हाइपरपोलराइजेशन कहाँ तक चल गया, +20 मिलीवोल्ट तक हो गया। ये सब को बात करेंगे इम्पल्स कंडक्शन में। उसके बाद ट्रांसमीटर रिलीज में हम लोग बात करेंगे कि इस तरह से कैल्शियम प्लस एक्साइटेड ट्रांसमीटर को ब्रस्ट किया और यहाँ से ट्रांसमिशन रिलीज हुआ। तो इसमें ट्रांसमिशन रिलीज में काम करता है कैल्शियम ट्रिगर का, इसको बात करेंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन एक्शन पोस्ट जंक्शन मेम्ब्रेन पर क्या हुआ। जैसे ट्रांसमिशन मान के चलिए कि यहाँ एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर बाइंड किया तो क्या होगा, ये स्विच ऑन सिस्टम हो जाएगा, एक्साइटेशन हो जाएगा। और इनहिबिटरी सिस्टम बाइंड किया तो स्विच ऑफ सिस्टम हो जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन के कारण इनहिबिशन हो जाएगा। तो ये एक्शन हो गया पोस्ट जनरेटिंग मेम्ब्रेन में, जहाँ किस तरह से एक्साइटेशन होगा, किस तरह से इनहिबिशन होगा ये बाइंड करने के कारण। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी के क्या, और पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी क्या करेगा, एक्साइटेशन करेगा, इनहिबिशन करेगा, और उसके बाद इसका टर्मिनेशन कैसे होगा, इसको हम लोग समझ लिए हैं। तो अब हम लोग इतना समझ गए, तो नेक्स्ट में हम लोग ड्रग्स के बारे में समझ लेंगे। और बाकी मैंने नोट्स को दे दिया है और इसको डिटेल से जानना है तो ये भी मेरे नोट्स में स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखा हुआ है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर जाके मुझे मैसेज कीजिए तो ग्रुप से जितना नोट्स होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फार्माकोलॉजी का। थैंक यू फॉर वाचिंग।